हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु शर्मा ग्रैंड व्यू डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सैनिक स्कूल बैच के सभी बच्चे का जो भी सिलेबस है, पहला हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे और भाषा को समझने से पहले आपके लिए एक छोटा सा वीडियो। सब गाड़ियां इस आदमी ने क्यों रोक रखी हैं? जिससे दूसरी तरफ की गाड़ियां जा सके और लोग सड़क पार कर पाएं। पर सब लोग इस आदमी के कहने से क्यों रुके? ये ट्रैफिक पुलिस है। वो देखो, उस बॉक्स पर क्या लिखा है जिसमें सिपाही खड़ा है? ट्रैफिक पुलिस। और वहाँ क्या लिखा है? यातायात के नियमों का पालन करें। बच्चे बताओ, सालू और उसके पापा ने एक दूसरे की बात कैसे समझी? बोलकर और सुनकर। जब हम अपनी मन की बात, हम अपने मन के विचारों को जिस भी माध्यम से प्रकट करते हैं किसी के सामने और कोई हमारी बात को समझता है, तो वो जो हमारा माध्यम होता है वही कहलाता है लैंग्वेज, भाषा। भाषा कुछ भी हो सकती है, अंग्रेजी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी होती है। सार्थक मतलब वाणी ऐसी होनी चाहिए, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी भाषा को समझे। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भास धातु से बना है और इसका अर्थ होता है, भास का अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। इसके द्वारा प्राणी अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा की जो परिभाषा है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय यानी अपने विचार का आदान प्रदान का सहयोग करते हैं, उस प्रणाली को हम भाषा कहते हैं। आप एक और परिभाषा ले सकते हैं, सार्थक शब्दों का समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं और यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सार्थक और स्पष्ट होना इस भाषा की विशेषता होती है। भाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए कि भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी लैंग्वेज आप बोल रहे हो, सामने वाला उस लैंग्वेज को समझे या उसका कुछ अर्थ निकले। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की प्रकृति। भाषा नदी की तरह चंचल होती है। हर भाषा की अपनी प्रकृति और उसके आंतरिक गुण और अवगुण होते हैं। भाषा के मूलतः दो रूप प्रचलित है, एक मौखिक रूप जिसको आप ओरली समझ सकते हो और एक होता है लिखित यानी रिटेन। मौखिक रूप कथित रूप होता है जिसे हम बोल करके व्यक्त करते हैं। एक और माध्यम होता है हम अपनी बातों या विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का हम यूज करते हैं वो है सांकेतिक। सांकेतिक यानी इशारों में। लेकिन ये जो सांकेतिक माध्यम होता है ये ज़्यादातर अस्थायी नहीं होता। भाषा जो मौखिक भाषा है, भाषा के मौखिक रूप का अर्थ यह होता है कि हम बोलकर कहते हैं किसी बात को। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर कहा गया, अर्थात जब सुनने वाला को बोलने वाला यानी वक्ता अपनी बात बोलकर प्रकट करता है। आप इसका उदाहरण ले सकते हो जैसे बातचीत, भाषण, वाद विवाद जब हम डिबेट करते हैं, क्लासरूम आदि में, ये सारे भाषा के मौखिक रूप होते हैं। लिखित रूप, जब लिखकर हम अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। मानव ने भाषा के इस लिखित रूप के लिए कुछ लिपि चिन्हों की रचना की है और उन्हीं से शब्द और फिर शब्द से शब्द को मिलाकर के वाक्य बनाकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या उसके सामने प्रकट करते हैं। यह रूप भाषा को अस्थायी बनाता है। लिखित जो हमारी भाषा होती है वो हमारे लैंग्वेज, हमारी भाषा को अस्थायी बनाते हैं। ठीक है, इस तरह आपने देखा भाषा के रूप लिखित और मौखिक, दो मूल्य रूप। मौखिक और लिखित भाषा को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिपि, स्क्रिप्ट। मौखिक ध्वनियों
को लिखित रूप प्रकट करने के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह से जो निकली बातें हैं इसको आप लिखोगे कैसे? तो जिस चिन्ह के द्वारा आप लिखोगे वह लिपि कहलाएगी। आप जिस लिपि में, अगर मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आपकी जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी। ठीक है, तो मौखिक ध्वनियों को यानी मुंह से जो अब बातें निकलती है, मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको लिखित रूप प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। यानी कुछ खास चिन्ह दिए जाते हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। हिंदी की जननी संस्कृत है, यानी हिंदी की जननी जन्मदात्री कौन है? संस्कृत, और इसके भी लिपि देवनागरी ही है। कुछ भाषाओं की लिपियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। पंजाबी की गुरुमुखी और पंजाबी कैसे लिखी गई है, उर्दू की अरबी फारसी, नेपाली देवनागरी ही और अंग्रेजी का रोमन, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी। और ये सारे लिपि के माध्यम से यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। देवनागरी का अर्थ क्या होता है? देवों के नगर में प्रयुक्त होने वाली भाषा या लिपि। व्याकरण, ग्रामर, घर अपने गया हुआ, ये जो आपको शब्द दिख रहा है इसे जब हम मिलाएं, घर अपने गया हुआ, क्या यह सुनने में अच्छा लग रहा है? क्या यह वाक्य सही है? नहीं ना। ऊपर लिखे गए शब्दों का समूह जो है उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई सार्थक मतलब नहीं निकल रहा। यह शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होगा? वह अपने घर गया। किसी भी भाषा का व्याकरण सिद्ध करता है, भाषा का व्याकरण अर्थात हिंदी व्याकरण हो या इंग्लिश ग्रामर हो, किसी भी भाषा का व्याकरण सिद्ध करता है कि कहाँ कर्ता, कर्म, कहाँ क्रिया का प्रयोग होगा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है और उसी व्यवस्था के नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। एक और परिभाषा ले लें, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, इसलिए व्याकरण बहुत ही जरूरी है। अगर आपको भाषा सही रूप में बोलनी और लिखनी है तो आपको व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक लगते हैं। व्याकरण के अंग, व्याकरण के जो विभाग होते हैं, भाषा की मूल इकाई वाक्य होता है, क्योंकि हम वाक्य के द्वारा ही अपने विचार को संपन्न करते हैं। वाक्य कई शब्दों को मिला के भी हो सकता है और कभी कभी वाक्य एक शब्द के भी हो सकते हैं। अगर आप क्लासरूम में जाते हो और कहते हो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो सर कहते हैं हाँ, यानी हाँ एक कंप्लीट सेंटेंस कहा जा सकता है, क्योंकि हाँ के पीछे जो इंटेंशन है, जो उत्तर है वो ये है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो वाक्य मात्र एक शब्द का भी हो सकता है तथा अनेक शब्दों का भी। वाक्य शब्दों या पदों से बनते हैं और शब्द या पद वर्णों से बनते हैं। वर्ण विचार, व्याकरण का जो सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग का जो हमारा भाग होता है वो होता है वर्ण विचार, और इसका डीपली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। वर्ण विचार फोनोलॉजी, इसमें हम विभिन्न वर्णों के बारे में विचार करेंगे। शब्द या पद विचार मॉर्फोलॉजी, इसमें तरह तरह के शब्दों या पदों की रचना के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार सिंटेक्स, इसमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों और उनके घटकों के बारे में विचार किया गया। बोली, डायलेक्ट में हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के साथ साथ विश्व की सबसे तीसरी अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले नंबर पे है अंग्रेजी, इंग्लिश। सेकेंड नंबर पे, दूसरे स्थान पे जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो है चीनी।
और तीसरे नंबर पे हिंदी, फिर चौथे नंबर पे अगर बात करें तो स्पेनिश और पांचवें नंबर पे फ्रेंच। ये लैंग्वेज टॉप 5 में है। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 61 करोड़ है। प्रत्येक साहित्यिक भाषा की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं और ये बोलियां किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को छोटे छोटे जगहों पे आप जब जाओगे तो बोली बदलती रहती है, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। अब हम बात करेंगे मानक भाषा। ये मानक भाषा होता क्या है? मानक भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसका मानकीकरण किया गया हो। मानकीकरण जिसको मानक प्रदान किया गया हो, अर्थात जिसको मान्यता प्राप्त हो। व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कहलाती है। हिंदी की अनेक बोलियां व उपबोलियां हैं जिसमें खड़ी बोली को हम मानक हिंदी के नाम से जानते हैं। हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं एवं बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। उपभाषाएं में अगर बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी जो भाषा है उसमें जो बोलियां आती हैं वो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं और कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी होती है। पूर्वी हिंदी की अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये सारी बोलियां हैं। राजस्थानी की तरफ अब जाए, राजस्थानी के अंतर्गत मरवाड़ी बोली, जयपुरी बोली, मेवाती और मालवी बोली बोली जाती है। पहाड़ी क्षेत्र में गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये सारी बोलियां बोली जाती हैं। बिहारी में मैथिली, मगही और भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्र में कुल 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां सम्मिलित हैं। हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली होती है और हिंदी का जब हम देखें कि हिंदी का शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ, तो ये 1000 ईस्वी, लगभग 1000 ईस्वी माना जाता है कि उस समय हिंदी का शुरुआत हुआ, प्रारंभ हुआ। भारत के संविधान भाग 17 के अध्याय 1 की धारा 343 के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी को लिपि के रूप में मान्यता मिली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता दी और इसी कारण 14 सितंबर को हर साल हम सभी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अनुच्छेद 120 के अनुसार सांसद का जो कार्य होता है वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। हिंदी भारत के अतिरिक्त नेपाल, मॉरिशस में यहाँ भोजपुरी बोली भी बोली जाती है। फिजी, श्रीलंका, म्यांमार, मलाया, सुरीनाम और दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है। सो आपने देखा कि हिंदी कहाँ तक फैली हुई है। हिंदी का क्षेत्र अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी क्षेत्र ज़्यादातर हिंदी बोले जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसे आपको याद कर लेने हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भाषा भी कहते हैं। भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं और पाली भाषा का जब आरंभ देखो तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश भाषा के बाद ही हिंदी का प्रारंभ हुआ था। अपभ्रंश भाषा 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की सबसे तीसरी जो अवस्था है और अपभ्रंश का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसका अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहते हैं और इस अपभ्रंश भाषा में ट वर्ग का ज़्यादा इस्तेमाल होता था और इसमें न की बहुलता भी ज़्यादा है। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु
वर्ष 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रचलित हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी का जो प्रारंभ हुआ था, जो स्टार्टिंग हुआ था, वो लगभग 1000 ईस्वी से शुरू हुआ था। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वो भाषा वो क्या बन जाती है? प्रतिष्ठित भाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात जन भाषा, यानी लोगों की भाषा, जन जन की जो भाषा हो, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय आदान प्रदान का माध्यम हो, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा भी क्या है? राष्ट्रभाषा आपने देखा, राजभाषा संविधान द्वारा जो स्वीकृत होते हैं या जिसे सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। और हिंदी भारत की राजभाषा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। वो कौन कौन से हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। ये 22 भाषाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह आपने आज की क्लासेस में ये देखा कि भाषा हमारे मन के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और भाषा के जो रूप हमने देखे, मौखिक और लिखित रूप, एक और रूप हमने देखा सांकेतिक रूप। हमने ये भी देखा कि भाषा की विशेषता कैसी होनी चाहिए, भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए। भाषा जो होती है वो अर्जित की जाती है। कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही भाषा उसे नहीं आ जाती। वो जिस माहौल में रहता है वहाँ धीरे धीरे वो सीखता है। हमने ये भी देखा कि भाषा को लिखने का, जो हम बोलते हैं उसको किस रूप में लिखें, तो वो एक खास चिन्ह होता है और उस चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। हमने ये भी देखा कि व्याकरण क्यों जरूरी है। अगर भाषा का सही ज्ञान पाना है, भाषा को सही रूप से समझना है, तो हमें व्याकरण को भी समझना पड़ेगा। व्याकरण के जो हमने भाग देखे थे उसमें बारी बारी हम सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, विभिन्न प्रकार की बोलियां। फिर हमने बोली, मानक भाषा के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में और 5 उपबोलियां और 18 बोलियां के बारे में देखा। और हिंदी का क्षेत्र भी हमने समझा, कौन कौन से क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये सभी पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। और भारतीय संविधान में जिस 22 भाषाओं को मान्यता मिली है वो सभी भाषाएं हमने देखी।